200 साल के कॉलोनियल हिस्ट्री में हमने दो तरह से रूल्स को देखा कि इंडिया को जब रूल किया जा रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करने का तरीका अलग था, वहीं द क्रोन के रूल करने का तरीका अलग था। इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन की बात की जाती है तो हम दो पार्ट्स में देखते हैं, एक 1773 टू 1858 जहां पे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से रूल करती है वो देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम लोग 1858 से टिल 1947 किस तरह से क्रोन रूल करता है वो हम लोग देखते हैं। और लास्ट क्लास तक में मैंने आपको इन डेप्थ बताया था कि कैसे हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में 1773 से लेकर के 1858 तक कितने रिफॉर्म से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल करने का तरीका क्या रहता है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। इस क्लास में इन डिटेल हम देखने वाले हैं द क्रोन रूल को, कि फ्रॉम 1858 द 1857 के रिवॉल्ट के बाद से 1858 से कैसे क्रोन इंडिया को रूल करता है और अगले 90 से 100 साल तक वो भारत पे अपनी आइडियोलॉजी भी छापता है या फिर यूं कहें आइडियोलॉजी को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ उसकी हूबहू जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी है वो भारत में देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चाहे वो हमारे यहाँ पे ऑर्डिनेंस लाने की बात की गई हो या फिर बाइकैमरलिज्म की बात की गई हो या फिर रिजर्व सीट, ट्रांसफर सीट, करंट लिस्ट या फिर किसी तरह की भी डेवलपमेंट्स हो, वो हमें अब देखने को मिलेंगे। इन सारी चीजों को इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस सेशन हम सभी लोग मिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट HUQP 18 यानी पॉलिटिकल साइंस का तैयारी करने वाले हैं। आपकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। आप सबसे पहले हमारे CUET पीजी शिक्षा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स साथ ही साथ बाकी भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करूंगा, मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें हम आपको आगे प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही आसान और बहुत ही स्मूथ हम लोग चलने वाले हैं। तो बात करते हैं दी क्रोन रूल। अब क्रोन रूल के बारे में हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हमें समझना होगा कि अभी तक का सिस्टम हमारा कैसे चल रहा था और अब जो सिस्टम है वो कैसे चलने वाला है। बहुत सारी डिफरेंसेस आने वाली हैं। जो लास्ट चार्टर आया था वो 1853 का हमारे पास लास्ट चार्टर आया था, 1853 का चार्टर था। और अभी तक टिल 1857 तक की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे रूल कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही है कुछ इस प्रकार। ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, या फिर यूं कहें ये क्रोन है, ठीक है, ये क्रोन है जो कि जिसके द्वारा दिया गया जो रॉयल चार्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको राइट्स दे रहा है, ठीक है। वहां से दो चीजें निकल रही हैं, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली कॉमर्शियल फंक्शन करेंगे, वहीं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो आपके कॉमर्शियल फंक्शन नहीं, वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स को ये देखने वाला है। और इस तरह से आपका सिस्टम यहां पे चल रहा है। देन देयर कम्स 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति या फिर यूं कहें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है। जब ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्रश भी कर पाती है, इसको दबा भी पाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लगता है नाउ वी शुड कम इन। कहते हैं ना कि जब जंगल के सारे या फिर यूं कहें उस चेस में जब सारे लोग मर जाते हैं तो आखिरकार मंत्री या फिर राजा को आना पड़ता है। तो जब इस ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, क्रोन को रियलाइज हो गया कि आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी है तो एक ट्रेडिंग कंपनी, वो बेसिकली ट्रेड ओरिएंटेड ही रह पाएगी। कहते हैं कि इतिहास में सबसे जो पॉलिटिकल में या फिर यूं कहें पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिक्स करना। कहते हैं कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है यहां पे, उसका इंपैक्ट हमें हर जगह दिखता है। किस तरह से दिखता है, किस तरह से नहीं दिखता है, वो लोग हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल नहीं कर पा रही थी भारत को और ये पार्लियामेंट वहां का जान गया, एंड दैट इज व्हाई दे ब्रॉट 1858 का रिफॉर्म, ठीक है। 1858 का जो रिफॉर्म था वो बेसिकली बात करता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे रूल नहीं करेगी। अब किसका रूल होगा? हर मैजेस्टी। हर मैजेस्टी का मतलब क्या है? हर मैजेस्टी का मतलब है कि अब यहां पे
क्रोन रूल होगा। अब ब्रिटेन की जो महारानी है वो भारत पे शासन करेंगी। तो कैसे शासन करेंगी? क्या डायरेक्ट करेंगी? नहीं, अब वो इनडायरेक्टली भारत पे शासन करेंगी। एंड हाउ द क्रोन रूल विल गो ऑन, ये आपको ध्यान देना होगा। क्रोन, हर मेजेस्टी, देन पार्लियामेंट, ये रहा उनका पार्लियामेंट। अब इससे दो तरह से किया गया कि भैया अब जो है एक हम लोग इंडिया में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, काटो इसको। अब क्या रहेगा? अब रहेगा यहां पे वाइस रॉय। और पहले वाइस रॉय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। ही बिकम्स द फर्स्ट वाइस रॉय। ठीक है, अब पार्लियामेंट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हट गया, वाइस रॉय। एक पार्लियामेंट में एक अलग से, जो कि विदेश में, इंग्लैंड में रह करके, ब्रिटेन में रह करके भारत पे नजर रखेगा, एक नया मंत्रालय बनाया गया। और वो, या फिर यू कहें सेक्रेटेरिएट बताया गया। ठीक है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक नया बनाया गया पद, एक नया बनाया गया चेयर। और इनको दिया जाएगा 15 मेंबर्स की काउंसिल। ये ब्रिटेन में रह करके, अवे रह करके भारत में कैसे शासन करना है बताएंगे। और आपको पता है कि 1853 में क्या था? अगर हम बात करें तो 1853 में कैसे शासन चल रहा है? 1853 में कैसे शासन चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? इस लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही हम लोग कह रहे हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यही बाद में भारत का पार्लियामेंट बनने वाला है। ठीक है, ये भारत का बाद में पार्लियामेंट बनने वाला है। ठीक है, पार्लियामेंट बनने वाला है। ठीक है, अब बेसिकली यहां पे क्या हुआ? यहां पे जो है गवर्नर जनरल ऑफ वाइसरॉय में बदल गया और इसके पास एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 लोगों की, ठीक है, एंड देन इसके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल अपनी है। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दो अलग अलग काउंसिल है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है और इनके 15 मेंबर की काउंसिल। ये लोग मिलकर के भारत को अब रूल करने वाले हैं। ये डायरेक्ट ये भारत में रह करके, इंडिया में रह के रूल करेंगे और ये फिर विदेश में रह करके। अब बदलाव जो होगा वहां कहां पे होंगे? इसमें बस चेंजेस होंगे। ठीक है, क्या होगा? जो चेंजेस होंगे वो इसमें होंगे। तो 1850 एक्ट का जो एक्ट है उसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं, या फिर गुड गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ क्रोन थ्रू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, एक नया बनाया गया। फीचर्स क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाउ डिजिग्नेटेड एज अ वाइस रॉय ऑफ इंडिया और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रोन। कि भैया क्रोन है, ठीक है, अब इस क्रोन से 2 लोग आ गए। एक तो वाइस रॉय आ गया और दूसरा पार्लियामेंट, एंड देन पार्लियामेंट से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया आ गया। ऐसे रूल होगा। ये जो वाइस रॉय है डायरेक्ट इसका कनेक्शन हो गया यहां से, या फिर करेक्ट सेक्शन में लोगे तो आपको पता है कि मोनार्की वहां पे नॉमिनल ही हेड है, तो क्रोन, पार्लियामेंट, देन वाइसरॉय वगैरह आ गया। ठीक है, अब कहता है इंडियन सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट स्टार्टेड विद इन द पिट्स इंडिया एक्ट। जो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था, 2 अलग अलग कॉमर्शियल फंक्शन, देन आपका पॉलिटिकल अफेयर्स, ये अब नहीं रहेगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, न्यू ऑफिस was created. He was member of British cabinet. ठीक है, ब्रिटिश का जो कैबिनेट था, मंत्रिमंडल था, उसका मेंबर था। हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? इसके लिए। इसके पास 15 मेंबर की काउंसिल थी जिसको इंडियन काउंसिल कहा जाता है, टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो चेयरमैन था। ठीक है, उसको एडवाइस करने के लिए। ठीक, कहता है अब 1861 की बात करते हैं। ठीक है, 1858 में जो है ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए। ठीक है, 1861 में आते हैं। 1861 बेसिकली अब धीरे धीरे देखना यहां से पावर डिसेंट्रलाइज्ड होते जाएगा। जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी रूल में देखते हैं कि पावर सेंट्रलाइज्ड होके
पार्लियामेंट अपने पास खींचता है, यहां पे पावर जो है नीचे जाते रहता है। 1935 में देखेंगे पूरी तरह से पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है। अब इस एक्ट में क्या है, कहता है द बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत यहां से होने लगती है। कैसे? एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, यहां पे जो है 1961 में 3 लोगों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, रिस्टोर्ड लेजिस्लेटिव पावर्स टू मैड्रास एंड बॉम्बे। याद है आपको कि मैड्रास और बॉम्बे इन दोनों का जो है लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया जाता है और इसको अभी लेजिस्लेटिव पावर वापस 1961 में दे दिया जाता है। वॉइस रॉय टू नॉमिनेट दीज एज नॉन ऑफिशियल्स टू इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। वॉइस रॉय जो है कुछ नॉन ऑफिशियल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि ये जो है, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है यहां पे, ठीक है, वॉइस रॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें 3 लोगों को ये नॉमिनेट करने वाले हैं। ठीक है, कहता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नो रियल पावर, कोई रियल पावर नहीं होगा। नो कंट्रोल ओवर बजट, कैनॉट डिस्कस भी नहीं कर सकते, कंट्रोल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। गिव रिकॉग्नाइजेशन टू पोर्टफोलियो सिस्टम, यहां पे पोर्टफोलियो सिस्टम को क्या किया गया? रिकॉग्नाइजेशन दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि पोर्टफोलियो सिस्टम का क्या है, शुरुआत यहां से हुआ बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वर मेड इंचार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, इसमें डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज बनाए गए एंड वर ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल डिपार्टमेंट। ठीक है, कि आप अपने डिपार्टमेंट के आधार पर फाइनल आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इंपावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस। यहां से इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है 1861 से beginning of डायरेक्ट पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन, या फिर यूं कहें पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आफ्टर दैट हम कह सकते हैं ऑर्डिनेंस पावर टू वॉइस रॉय, वॉइस रॉय को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया। देन यहां पे हम पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम यहीं से चालू होता है। 3 इंडियंस नॉमिनेटेड, 3 लोगों को जो है नॉमिनेट किया गया यहां पे। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस, ठीक, 3 इंडियंस nominated in Indian Legislative Council, by Canning, और वो 3 लोग आपके सबसे पहले महाराजा ऑफ बनारस थे। ठीक है, या फिर कहें राजा ऑफ बनारस थे, महाराजा ऑफ पटियाला थे और सर दिनकर राव थे। ठीक है, तो राजा ऑफ बनारस कहो, ठीक है। देन महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, एंड सर दिनकर राव, ये थे। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम वगैरह आया और इनके पास कोई पावर नहीं थी, आपको पता है इनके पास नो रियल पावर। ठीक है, रियल पावर इनके पास कोई था ही नहीं, ये सिस्टम चल रहा था। ठीक है, चलो और कुछ तो छूटा नहीं यहाँ पे। ऑर्डिनेंस बता ही दिया। हाँ, मैड्रास और, ठीक है, मैड्रास एंड बॉम्बे लेजिस्लेटिव पावर रिस्टोर्ड, उसको रिस्टोर कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, कहता है 1892 का पीरियड क्या है? अब बेसिकली 1892 का वो पीरियड है जहां पे मॉडरेट्स अब अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ठीक है, मॉडरेट्स जो है क्या करना चाहते हैं? अपनी बात जो है वो मनवाना चाहते हैं। ठीक है, और यहां से जो है
कहें तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की भी शुरुआत होती है, ठीक है, और इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी की बात की जाती है, ठीक है। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की अगर हम लोग बात करें तो 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में बहुत सारे बदलाव किए गए, ठीक है। आपको पता है 1892 वॉइस रॉय है, अभी तक क्या चल रहा है, इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, देन इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आपको पता है इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 लोग आ गए हैं, कौन कौन, राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव, ये आ गए हैं। अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसकी 2 भाग हैं, कौन कौन सा, एक सेंट्रल जो केंद्र में कानून बना रहा है, एक प्रोविंस में भी, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, अब बंगाल को भी लाया गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को भी लाया गया, ठीक है। नए नए यहां पे काउंसिल बनाए गए, नए नए मतलब एरिया, नए नए जगह बनाए गए, जैसे कि आप देखो ना, यूपी की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चेन्नई की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मतलब तमिलनाडु की है, तेलंगाना की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसी तरह अब लेजिस्लेटिव काउंसिल रीस्टोर किया गया ठीक है, पिछले बार में रीस्टोर किया गया, अब कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल बढ़ाए भी गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जहां 6 लोग थे उनको बढ़ा के 16 लोग किया गया, ठीक है, क्या किया गया, 16 लोगों को किया गया, ठीक है। यहां पे भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स मतलब कि इंडियंस, नॉन ऑफिशियल्स, अब यहां पे भी ऐड करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब बेसिकली ठीक है, डन है। तो बेसिकली अब यहां पे ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आने लगे, मतलब कि इंडियंस को नॉमिनेट, जो देखो इंडियंस जो नॉमिनेट किए जाते थे ना, उनको नॉन ऑफिशियल्स कहा जाता था, ठीक है। तो नॉन ऑफिशियल्स को ये कम रखते थे कि बजट प्रोजेक्ट में इनको डिस्कस करने का मौका नहीं मिल रहा है, ये कम भी रहेंगे, और जब ज्यादा रहेंगे, मेजोरिटी में रहेंगे, तो कोई भी मान लो मेजोरिटी वाला बोल रहा है ये काम नहीं होगा और उसके पास वो पावर ही नहीं है, तो किस फायदा का मेजोरिटी, तो उसको माइनॉरिटी में ही रखते थे, ऑफिशियल मेजोरिटी उन्हीं लोगों के पास रहती थी। तो अब ये सिस्टम चल रहा है, ठीक है। क्या है, द एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजंस फॉर इलेक्शंस फिलिंग नॉन ऑफिशियल सीट्स, ठीक है, इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में नॉन ऑफिशियल सीट्स लाई गई। वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड, इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ। प्रोसेस वाज ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन, प्रोसेस को नॉमिनेशन ये लोग बताते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, इट डिमांडेड रिफॉर्म्स इन काउंसिल एक्ट एंड वाज पास्ड रिस्पॉन्सिबल टू दैट, ठीक है, कि क्योंकि उन्होंने डिमांड किया इसलिए मॉडरेट्स को खुश करने के लिए ये चीज लाई गई, ठीक है। फीचर्स क्या था, इंक्रीज नॉन ऑफिशियल इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अभी तक 3 ही लोग थे, अब यहां से इनकी संख्या बढ़ाएगी नॉन ऑफिशियल्स की, ठीक है। इंक्रीज फंक्शन ऑफ दीज काउंसिल, एग्जांपल डिस्कस एंड आस्क क्वेश्चन, ठीक है, कि अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे पहले आप डिस्कस भी नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते थे। सम नॉमिनेशंस टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव बाय वॉइस रॉय में सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन, ठीक है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह से क्या होता है, आप जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में सप्लीमेंट्री कुड नॉट बी आस्क्ड, ठीक है, लिमिटेशंस क्या थे, सप्लीमेंट्री एक क्वेश्चन पूछ लिए उसके बाद दोबारा नहीं पूछ सकते, वोटिंग नहीं कर सकते बजट में, गवर्नमेंट मेजोरिटी में इंटैक्ट थी और गवर्नमेंट मेजोरिटी में काम कर रही थी, ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 119, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 119 में अब ये लोग क्या कर रहे हैं ये देखो, ठीक है, देखो इंडियन काउंसिल एक्ट, काउंसिल एक्ट 1909, अब बैकग्राउंड समझो क्या है, बैकग्राउंड यहां पे लिखता हूं, बैकग्राउंड समझो क्या है, ठीक है। बंगाल का भी डिवीजन हुआ है, किस
आधार पे बंगाल का डिवीजन हुआ है, हिंदू एंड मुस्लिम के आधार पे। मुस्लिम लीग बन गया है मुसलमानों के लिए, याद है ना, 1906 में मुस्लिम लीग बन जाता है, ठीक है, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग भी बन गया, तब बीच बोआ जा चुका है, ठीक है। और इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से ये लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब 1909 आता है तो इसको 1909 को हम लोग कहते हैं यहां से जो कॉम्युनल, ठीक है, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, जो कॉम्युनल बीज है, वो यहां पे बो दिया जाता है। जो सांप्रदायिक बीज है कि आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वो बोया जाता है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो यहीं से होता है। कब से स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ कॉम्युनल, क्वेश्चन आता है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट, ठीक है, यहां से क्या स्टार्ट होता है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है वो स्टार्ट होता है। और जो लॉर्ड मिंटो हैं उनको फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी कहते हैं, ठीक है, लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं, ठीक है। अब ये काउंसिल में चीजें कैसे चल रही हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट में ये कहते हैं कि भैया अब जो ये वाइस रॉय है, ये जो वाइस रॉय है इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, फर्स्ट टाइम एक इंडियन को जोड़ते हैं, एडेड, फर्स्ट टाइम ये क्या करते हैं, एक इंडियन को ऐड करते हैं, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एक लॉ मेंबर के तौर पे यहां पे ऐड करते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल समझो आज के एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उस तरह से, ठीक है, जैसे होम मिनिस्टर वगैरह हुए, तो ऐसे थोड़ा बहुत पार्लियामेंट आप समझ लीजिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव लॉ मेंबर के तौर पे सत्येंद्र प्रसाद, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद जी को बेसिकली ये लोग एज अ लॉ मेंबर, ठीक है, इनको एज अ लॉ मेंबर जो है एड ऑन किया जाता है, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद जी को एज अ लॉ मेंबर इनको एड ऑन किया जाता है। यहां पे जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इंडिया की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब ये देखो कैसे बढ़ रही है, ठीक है, पार्लियामेंट में कैसे ये चेंज हो रही है। अब तक 16 लोग थे इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, इसमें क्या क्या बदलाव हुए ये देखो। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से इसको 60 कर दिया जाता है, कितना किया जाता है, 16 से बढ़ा करके इसको 60 कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी किसके पास है, उन्हीं लोगों के पास है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास है। प्रोविंशियल में बेसिकली अब ऑफिशियल मेजोरिटी किसको दे देते हैं, ऑफिशियल मेजोरिटी अब यहां पे नॉन ऑफिशियल्स को दे देते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी है किसके पास है, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, और यहां पे ऑफिशियल की ही मेजोरिटी है, जो उनके लोग हैं उन्हीं की मेजोरिटी है। अब यहां पे जो स्टार्ट होता है वो कॉम्युनल इलेक्टोरेट, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, वो स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको कहा जाता है कि मुस्लिम जहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे वहां पे बस मुस्लिम्स ही मुस्लिम जहां से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे बस वहां पे मुस्लिम ही क्या करेंगे, वोट करेंगे, ठीक है। अब 1919 एक्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको हम लोग किस एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। अब मॉर्ले और मिंटो रिफॉर्म क्यों कहा जाता है, मिंटो भारत के वाइसरॉय और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, याद रखिएगा। मॉर्ले क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो वाइसरॉय थे, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक। चलो अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में पढ़ते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म। यहाँ क्या हुआ, कम्युनलिज्म स्टार्ट हुआ, इसलिए लॉर्ड मॉर्ले को क्या कहा जाता है, मॉर्ले को
फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है इन इंडिया। ठीक है, 1906 में ग्रुप ऑफ मुस्लिम इलाइट्स सिमला डेपुटेशन आगा खान मेट लॉर्ड मिंटो एंड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट गारंटेड इन दिस एक्ट। ठीक है, फीचर्स क्या है? इंक्रीज साइड ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव की साइज ये बढ़ाते हैं। ऑफिशियल मेजोरिटी सेंटर में रहता है बट नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी प्रोविंस में दे देते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेचर जो है वो और बढ़ा देते हैं कि आप अब तक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछेंगे। फर्स्ट टाइम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है गवर्नर जनरल की नहीं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर मतलब कि वाइस रॉय, ठीक है वाइस रॉय, उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को ऐड किया जाता है लॉ मेंबर के आधार पे। सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव सेपरेट इलेक्टोरेट टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव ऐड किया जाता है। ठीक है, क्या है सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव ऐड किया जाता है। ओनली मुस्लिम्स कैन वोट। कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि जहां पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे बस मुस्लिम वोट करेंगे। ऑल्सो प्रोवाइड फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स चैम्बर जो हुआ यूनिवर्सिटी हुआ उनके लिए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ पे एड ऑन होता है। ठीक है, अब फिर आता है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों कहते हैं? मॉन्टेग्यू क्या है? बेसिकली मॉन्टेग्यू की अगर हम लोग बात करें ये तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और चेम्सफोर्ड जो है ये क्या है? वाइसरॉय भारत के रहते हैं, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हम लोग कहते हैं। अब यहां पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये कब आया है? 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। अब वर्ल्ड वॉर 1 क्या है? वुड्रो विल्सन चेयर बैठता है। वुड्रो विल्सन चेयर का मतलब है कि अब लीग ऑफ नेशन बनेगा, लीग ऑफ नेशंस बनेगा। लीग ऑफ नेशन में बात होगी कि सारे देश एक साथ सहायता के साथ चलेंगे, लड़ाई झगड़ा अब नहीं होगा, वॉर वगैरह नहीं होगा, ये सारी चीजें क्या है? वो सारी चीजें होंगी। वहीं पे हम देखें तो खिलाफत मूवमेंट भी चलता है कि ऑटोमन टर्क में जो खलीफा है उनकी पावर को ब्रिटेन खत्म कर रहा है, खिलाफत मूवमेंट चलता है। आप देखें होम रूल जो मूवमेंट है वो भारत में स्टार्ट हो जाता है। तो अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग चीजें होने लगती हैं। ठीक है, और यहां पे अब देखो 1909 1919, अब फिर आपको 1935 का अगला आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अब क्या है कि 1919 में बेसिकली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। फर्स्ट टाइम क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन और बाई कैमरलिज्म यहां पे आता है। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है? अपर हाउस एंड लोअर हाउस आता है। क्या आता है? अपर हाउस एंड लोअर हाउस आता है। अपर हाउस का मतलब क्या होता है? लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। तो अब तरफ से जो आपके चलने वाली है चीजें वो अलग तरीके से चलने वाली हैं। कैसे चलने वाली हैं? अब आपकी जो चीज चलेगी वो यहां पे मोनार्क है, वाइस रॉय है, इसका एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल है, काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाएगी। ठीक है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में 2 काउंसिल है, एक केंद्र लेवल पे जो बनाएगी कानून सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और एक प्रोविंस लेवल पे जो बनाएगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कह रहा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 2 हाउस जोड़ा गया, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, जो प्रोविंस है ठीक है वहां पे ये नहीं किया गया। प्रोविंस में सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया वो क्या किया गया? जो प्रोविंशियल लेवल है यहां पे जो सब्जेक्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स हैं, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक रिजर्व्ड गवर्नर। अब जो प्रोविंस है, प्रांत है, उनको 2 तरह से ये किया जाएगा, कहते हैं कि रूल किया जाएगा। एक तो गवर्नर जो था और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है। ठीक है, ये जो गवर्नर है, देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना, ये जो गवर्नर है ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहलाया और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कहलाया ही। ठीक है, अब इसके पास क्या है? इसके पास रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है,
इसके पास ट्रांसफर लिस्ट है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है। अब जो रिजर्व या फिर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पता है, रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या आ जाएगा, जो बस गवर्नर के पास होगा, ठीक है, और उसके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके पास होगा, जैसे कि पुलिस हो गया, जुडिशरी हो गया, जज वगैरह के मामले, ठीक है, पुलिसिंग हो गया, रेवेन्यू हो गया, ठीक है, वो अपने पास रखेगा, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वो इसके पास। तो आज के जमाने में आप देख लीजिए, ठीक है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट शुरुआत हो रही है, यहां पे धीरे धीरे आ रहा है ना हम लोगों को, जी 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 एकदम, ठीक है। तो इस तरह से आपका चलने वाला है, ठीक है। वहीं पे ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, अब इसमें तीन तीन लोग रहेंगे, 6 लोगों की काउंसिल है, तीन तीन इंडियंस रहेंगे, 3 फॉरेनर्स रहेंगे और 3 इंडियंस रहेंगे, ठीक है। उसी के साथ साथ ये जो यहां से जो कॉम्युनल आपका इलेक्टोरेट है वो सिख, एंग्लो इंडियंस और क्रिश्चियंस कॉम्युनल इलेक्टोरेट मिलता है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता है कि आपका जो बेसिक क्या होता है कि आपका यहां पे, ठीक है, सिख को, एंग्लो इंडियंस को और क्रिश्चियंस को कब कॉम्युनल इलेक्टोरेट मिलता है, तो इनको 1919 में मिलता है, 1909 में नहीं, 1909 में बस स्टार्ट होती है मुस्लिम्स के साथ, ठीक है। और एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन क्रिश्चियंस याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस जो है, ठीक है, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, इन सभी लोगों को मिलने लगता है, ठीक है। बाकी फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। रिफॉर्म्स वर इन रिस्पॉन्सिबल फॉर होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट के बारे में, वुमेन्स फॉर द फर्स्ट टाइम गॉट राइट टू वोट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि वुमेन्स जो है राइट टू वोट कब मिलता है, 1919 से मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सेपरेट सेंटर एंड प्रोविंस सब्जेक्ट फॉर लॉ मेकिंग, सेंटर और प्रोविंस सब्जेक्ट के लिए अलग लॉ मेकिंग हुआ। प्रोविंशियल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू ट्रांसफर्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर, जो ट्रांसफर्ड होंगे वो जो प्रोविंस में सब्जेक्ट्स थे वो ट्रांसफर्ड गवर्नर विद द aid of administration of the ministers who were responsible for the legislative assembly, reserved seat by the governor and his executive। तो जो यहाँ पे प्रोविंस था, यहाँ पे प्रोविंस में देख रहे लेजिस्लेटिव काउंसिल में ट्रांसफर सब्जेक्ट, यहाँ पे ये जो गवर्नर है वो इनके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं था ये, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थी, रिस्पॉन्सिबल थी, कि कुछ भी करेगी तो गवर्नर से परमिशन लेकर के करेगी, और इसके पास ओवर राइडिंग पावर है, पावर है, जैसे बिल पे वीटो लगता है ना, उस टाइप का पावर इसके पास था, ठीक है। तो वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में लोअर हाउस मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन बोथ द हाउसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है, दोनों हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस आता है, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड थे। काउंसिल ऑफ स्टेट में टेन्योर 5 इयर्स एंड हैड ओनली मेल मेंबर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट में 5 ईयर का जो है और बस मेल मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। 3/6 मेंबर्स ऑफ द वॉइस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो 3/6 में से जो है अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन, कि अब 6 लोग में से 3 लोग क्या होंगे, 6 लोग में से 3 लोग अब इंडियन होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंडेड कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सिख क्रिश्चियन के लिए न्यू ऑफिस बना, हाई कमिश्नर लंदन में रहेगा, ठीक है, जैसे राजदूत वगैरह होते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक सर्विस कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल पीसीएस इन 1926, सेपरेट सेंटर एंड प्रोविंस बजट, केंद्र का राज्य का बजट अलग हो गया, इंपॉर्टेंट है। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भारत के रेवेन्यू से पे किया जाएगा, ठीक है, भारत के ही रेवेन्यू से क्या होगा, पे किया जाएगा, ठीक है। चलो चलो एट द सेंटर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड नो कंट्रोल ओवर वॉइसरॉय, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई वॉइसरॉय पे कंट्रोल नहीं था, 60 कर दो कितना भी कर दो, वॉइसरॉय तो सबसे बड़ा है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एट द लेवल ऑफ प्रोविंस डिवीजन ऑफ बजट्स वर सब्जेक्ट्स वर इरेशनल अनवर्केबल, कि बजट्स आप सब्जेक्ट्स को भी बांट दीजिए लेकिन कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935, जो कि आखिरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो हुआ क्या 1919 में। ठीक है, हो क्या रहा है 1919 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि अलेक्जेंडर कमेटी बनती है। ठीक है, मूडी मैन कमेटी भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी। अब ये कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का काम रहता है कि आपको किसी भी हालत में डायरकी कैसे काम कर रहा है। ठीक है, भारत में जो डायरकी है वो कैसे काम कर रहा है वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा, किसका मैसेज है? ठीक है, ठीक है, चलो सही है। ठीक, तो डायरकी यहां पे कैसे काम कर रहा है, दो तरह का जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम कर रहा है उसको देखने के लिए अलेक्जेंडर मूडी मैन कमेटी बनती है। और ये मूडी मैन कमेटी बेसिकली यही देखने के लिए बनती है। उसके साथ साथ आपको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन बनता है कि भैया आप भी चेक कीजिए कि जो 1919 का एक्ट है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, अब साइमन कमीशन के काम करने के कारण ही साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। ठीक है, साइमन रिपोर्ट, इसी के कारण जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। उसके बाद पूना पैक्ट होता है, आपको पता होगा। फिर आता है आपका व्हाइट पेपर कि भैया सब कुछ हो गया, अब व्हाइट पेपर लेकर के आते हैं। फिर आपका आता है क्या आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ये सारे के हमें असर देखने को मिलने वाले हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बेसिकली अलग अलग तरीके से काम करने वाला है। कह रहा है कि अब बस हम प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी नहीं लेकर के आएंगे। जैसे प्रोविंस लेवल पे क्या था, डायरकी आ गई थी ना, यहां पे देखो ये क्या है, हाँ ये डायरकी है। कहते ये प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी खत्म कर देंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले ये क्या काम करेगा, वाइस रॉय, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहां पे हम लोग धीरे धीरे क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहां पे धीरे धीरे चेंजेस करने जा रहे हैं। अब ये जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सब्जेक्ट्स होंगे अब वो बटेंगे। जो सेंट्रल लेवल में सब्जेक्ट होंगे वो ट्रांसफर्ड और फिर आपके रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। रिजर्व सब्जेक्ट किसके पास होगा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होगा। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट किसके पास होगा, लेजिस्लेचर के पास, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास होगा। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास ट्रांसफर सब्जेक्ट होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल इसके लिए नहीं होगा। तो जो प्रोविंशियल लेवल पे था वो अब सेंट्रल लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन उससे भी पहले इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट पीपीटी से चलते हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इनका सबसे 1935 में ये सबसे पहले क्या बात करते हैं कि हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे। जैसे आज के समय में इंडिया क्या है, यूनाइटेड इंडिया है, तो इनका भी ऐसा सपना था। प्रिंसली स्टेट्स, बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो ब्रिटिश इंडिया का टेरिटरी, सबको मिलाकर के ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, जो कभी एग्जिस्ट किया ही नहीं क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स जुड़े ही नहीं। 3 लिस्ट बनाया इन्होंने। कौन कौन से लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कि केंद्र जो है एक जगह पे कानून बनाएगी, एक लिस्ट है उस लिस्ट पे बस केंद्र की सरकार कानून बना पाएगी। प्रोविंशियल लिस्ट पे बस प्रोविंसेस की सरकार, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों, लेकिन वैलिड किसका रहेगा, सेंट्रल का। ये आज का आपका शेड्यूल में कौन सा शेड्यूल है, कमेंट सेक्शन में बताइए, 7th की 10th,
ठीक है। शेड्यूल 7 में आप देख रहे होंगे कि लिस्ट है, सेंट्रल प्रोविंस कॉन्करेंट लिस्ट। रेसिड्यूरी पावर वाइस रॉय की जो कहीं मेंशन नहीं, वो वाइस रॉय पे है। डायरकी है प्रोविंस लेवल पे हटा दिया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की। और ये बेसिकली ऑल मेंबर्स अब जो है प्रोविंशियल लेवल पे सारे डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, मतलब कि इलेक्शंस होंगे अब इंडिया में 1935 में। ठीक है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली बहुत जगहों पे, राज्यों में। डायरकी एट द सेंट्रल लेवल पे आया। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट सिस्टम नेवर बिगेन ऑपरेशनल, कभी ये ऑपरेशनल हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इलेक्शंस टू काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट बॉडी विथ 1/3 ऑफ मेंबर्स रिटायरिंग एवरी ईयर। ठीक है, यहां पे आप परमानेंट बॉडी देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है जिसको हम अपर हाउस कह रहे हैं, इसमें 1/3 मेंबर हर 3 साल पे रिटायर करेंगे। याद आ रहा है कुछ? राज्यसभा। ठीक है, और वॉज डायरेक्ट एंड दैट फॉर फेडरल असेंबली 5 ईयर ड्यूरेशन रहेगा। आज के समय लोकसभा दिख रहा है, ठीक है, लोअर हाउस। ठीक, इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, बाई कैमरलिज्म यहां पे आता है। जैसे कि आप देखते हैं बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या है, केंद्र में था ना अपर हाउस लोअर हाउस, उसी तरह 6 प्रोविंसेस में अपर हाउस लोअर हाउस ये लेकर के आते हैं। ठीक है, 6 प्रोविंसेस में ये क्या करते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस लेकर के आते हैं। एक्सटेंडेड कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फर्दर टू डिप्रेस्ड क्लास एंड वुमेन। ठीक है, डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन और वर्कर के लिए ये लेकर के आते हैं 1935 में। आरबीआई आता है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, प्रोवाइडेड फॉर फेडरल पीएससी, फेडरल जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है वो, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड फेडरल कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उसका भी स्टैब्लिशमेंट होता है। 1935 को रट जाना है, रट जाओ। ठीक है, आपको मैं एक चीज दिखा देता हूं 1935 से रिलेटेड, ये आपको फीचर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपको फीचर्स दिख रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल पे मैं ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा। बेसिकली इस नोट्स में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पीवाईक्यूज कैसे कैसे पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। सो दैट कि इसमें जहां से आपको तो यूपीएससी लेवल ऑप्शनल लेवल पढ़ाना नहीं है, नेट जेआरएफ लेवल पढ़ाना नहीं, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वी शुड गो फॉर दैट ओनली। ठीक है, तो इस तरह से बदलाव लेकर के आते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज एबोलिश, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये एबोलिश करते हैं। ठीक, उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आता है। 1935 के एक्ट को आप याद रखिएगा, डायरकी सेंटर में आता है, रिजर्व कॉन्करेंट सीट रेसिड्यूरी पावर आते हैं। ठीक है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट है, म्यांमार जो बर्मा रहता है उसको भारत से अलग कर दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, अब 1947 में क्या हुआ, ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट इटली डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल इन इंडिया कुड एंड जून 30, 1948 तक खत्म हो जाएगा। वो इसलिए जून 48 तक कर देते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग और इंडिया में कांग्रेस लड़ रहे होते हैं, डिवीजन नहीं होगा नहीं होगा, तो ये इसलिए देते हैं कि इसके बाद तुमको जो करना करना, हम लोग तो चले जाएंगे। ठीक है, 3 जून 1947 को पुट फॉरवर्ड माउंटबेटन प्लान आता है पार्टीशन का, कि भारत और पाकिस्तान अब एकदम अलग हो जाएंगे। फीचर्स क्या है, इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज इंडिपेंडेंस फ्रॉम अगस्त 1947, प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ 2 डोमिनियन में भारत बढ़ गया। ठीक है, वॉइस रॉय खत्म हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ गए। ठीक है, एंड राइट्स टू सिसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कि भारत और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से हट सकता है अगर उसकी इच्छा है तो। ठीक है, प्रोवाइडेड गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमिनियन हु इज टू बी अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश किंग, सबका अपना गवर्नर जनरल होगा जो ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेंगे। इंपावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू लेजिस्लेट टिल कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फोर्स्ड, कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सॉरी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए कोई भी नियम कानून में बदलाव कर सकती है, यहां तक कि इंडिपेंडेंस एक्ट में भी कर सकती है। एबोलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रोक्लेम लैप्स ऑफ पैरामेंटेसी, पैरामेंटेसी हट गया, अब प्रिंसली स्टेट इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। गवर्नेंस टिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फाइनलाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता 1935 के एक्ट के तहत रूल किया जाएगा। गवर्नर एंड गवर्नर्स वर मेड नॉमिनल हेड, ठीक है, गवर्नर्स और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को नॉमिनल हेड बनाया गया। ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया, ठीक है, अब जो क्रोन है उन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल ड्रॉप कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इस पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए 1909, 1919, 1953, 53, 35, ठीक है, ये 3 है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी मैं लेकर के आऊंगा। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ज्यादा लेंथी नहीं लेंगे। अगला आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होगा एंड सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। We'll meet once again in next class. Till then, thank you so much. अपनी दिवाली सेफुली मनाइए. We'll meet once again. Thank you so much.